जिसने भी बोला है कल उसका दिन गया टल। जिसने भी बोला है परसों बीत गए बरसों। जिसने भी बोला है आज वही करेगा विद्यार्थियों इस दुनिया के ऊपर राज, दुनिया के ऊपर राज। नमस्कार आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जिसके ऊपर मैं दीपक सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बातें कभी नहीं करते हैं। कुछ अच्छा बोलने से बेहतर है कुछ अच्छा करके दिखा दीजिए। अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते रहना है। हार मानने वाली सोच को हम सभी लोगों को दूर भगाते रहना है। हुनर तो कोई ना कोई सब में होते हैं, बस किसी का छिप जाता है तो किसी का अखबारों में छप जाता है। जिंदगी भी आपकी कुल्फी की तरह है, चाहे उसे आप टेस्ट करिए या फिर उसे आप वेस्ट करिए, पिघल तो रही ही है। इसलिए टेस्ट करना सीखो, पिघलाइए मत, वेस्ट मत कीजिए। और जुड़िए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको भी ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक एक बार कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम आप सभी के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जोरदार टॉपिक लेकर के आए हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र को, जहां से कई सारे प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में हूबहू टकराने वाले हैं। चाहे वो भारतीय काव्यशास्त्र हो, चाहे पाश्चात्य काव्यशास्त्र हो, हम सभी को नेस्त नाबूद करने वाले हैं। तो सेशन को पूरा वॉच करिएगा विद्यार्थियों। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी 2021 में और अन्य सैकड़ों जगहों पर पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को अपना उत्तर करना है। तो यदि आप सभी ने अपना जवाब दिया है विकल्प सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। इन्होंने कहा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के एक महान साहित्यकार हैं, पत्रकार भी हैं और युग प्रवर्तक भी हैं, यानी इनके नाम पर ही द्विवेदी युग चलता है। इनका जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन दिसंबर 1938 ईस्वी में होता है। और ये 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करते रहे हैं। हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के कारण ही जो हिंदी साहित्य यानी आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग है, द्विवेदी युग, यानी 1900 से 1918 तक चलता है, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता क्या है शीर्षक निबंध में जो है लिखते हैं कि कविता को जीवन की अनुभूति कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और कहाँ कहा है कविता क्या है? निबंध में। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं सत्य की अनुभूति को ही कविता माना है। कौन? जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा बताती हैं कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। क्या है? कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण। ये महादेवी जी कविता की परिभाषा मानती हैं। उसके बाद में आप सभी लोगों का बहुत ही शानदार अगला क्वेश्चन है। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो उपर्युक्त
काव्य पंक्तियों में विद्यार्थियों जो है ओज गुण विद्यमान है। कौन सा? ओज गुण, जिसमें ओज पौरुष हुंकार राष्ट्र देश की बात की जाती है, वहां पर ओज गुण पाया जाता है। और ये जो पंक्तियां हैं विद्यार्थियों कहाँ से ली गई हैं? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, उसका नाम है चंद्रगुप्त, उसके छठे दृश्य के वीर रस नामक प्रेरणादायक गीत से ली गई हैं। किसे कहते हैं ओज गुण? ऐसी कवि रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश आ जाए, वीरता उल्लास का भाव उत्पन्न हो जाए, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। और वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स रसों में ओज गुण पाया जाता। कहाँ कहाँ? वीर, रौद्र, भयानक और बीभत्स रस जहाँ पर होगा वहाँ ओज गुण भी पाया जाएगा। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अभिजात्यवाद। ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हो यूकेपीएससी लेक्चरर में पूछा गया, यानी उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो विद्यार्थियों यदि आप सभी ने अपना उत्तर इसका दिया है विकल्प बी मार्क्सवाद, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद ये जो है मार्क्सवाद के अंतर्गत आने वाला एक विचार है, सिद्धांत है। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, यानी जिसे आप मार्क्सवाद कहते हैं वही साम्यवाद है, यानी विचारधारा एक ही है। जिसे क्रांतिकारी समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। क्या? क्रांतिकारी समाजवाद भी कहते हैं और इसी को जो है वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था। ये दो जो है यूरोपीय चिंतक हैं, 19वीं सदी में लेकर के आते हैं मार्क्सवाद को। मार्क्सवाद के विद्यार्थियों दो प्रमुख सिद्धांत हैं। कितने? दो प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से? पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या से है। हम सभी लोग प्रस्थान करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? I.A. रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है विरेचन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो I.A. रिचर्ड्स का सिद्धांत इनमें से कौन है विद्यार्थियों? विकल्प सी संप्रेषण सिद्धांत। इवोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स के दो सिद्धांत हैं। पहला है संप्रेषण सिद्धांत, दूसरा है मूल्य सिद्धांत। और संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही क्या है? प्रेषणीयता है। मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स ने ब्रैडले के कला के लिए सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा है, यानी ब्रैडले ने जो सिद्धांत दिया है, क्या दिया है? कला के लिए, इसका खंडन किया है रिचर्ड्स ने और कहते हैं कि कला व नीति का परस्पर संबंध है। फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत यानी कि वाद और उनके प्रवर्तकों को हम लोग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है, आप सभी को जानना चाहिए। प्रत्ययवाद और अनुकरण सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन हैं? प्लेटो जी हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? क्रोचे जी हैं। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? कॉलरिज हैं। विखंडनवाद और उत्तर संरचनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो हैं आपके जॉक देरिदा जी। प्रतीकवाद के प्रवर्तक कौन हैं? वादलेयर। और उसके बाद में आपका है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ये जो है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया है? टी.एस. एलियट ने। और विरेचन सिद्धांत, अनुकृत सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत, ये सब वाद किसने दिए हैं? आपके अरस्तु जी ने।
फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये रचना रिचर्ड्स की है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये रचना भी रिचर्ड्स की है। कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन, ये भी रचना रिचर्ड्स की है। जो नहीं है उसका नाम है विकल्प सी, बायोग्राफिया लिटरेरिया। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। जो आपने रचना देखी है विद्यार्थियों, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये रचना किसकी है? कॉलरिज की है। किसकी? सैमुअल टेलर कॉलरिज की है। सौंदर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने? रिचर्ड्स ने। कॉलरिज प्रत्ययवादी दार्शनिक है। किस प्रकार का है विद्यार्थियों? प्रत्ययवादी दार्शनिक है कॉलरिज। इनकी अन्य रचनाएं हैं चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? वक्रोक्ति, अलंकार, ध्वनि, रस। तो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ये जो है भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का भेद है। किसका है? ध्वनि संप्रदाय का भेद है। भारतीय काव्यशास्त्र में अभिधा मूला ध्वनि के दो भेद किए गए हैं। किसके? अभिधा मूला ध्वनि के। पहला है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आनंदवर्धन जी हैं। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। किसने? आनंदवर्धन जी ने। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य भरत मुनि। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? विकल्प डी, आचार्य भरत मुनि। भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है रस संप्रदाय। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के 6ठे अंक में और 7वें अध्याय में किया है। फिर जो है आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। किससे? विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से। उन्होंने परिभाषा दी है, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपने रसों की संख्या 8 मानी है। कितनी? 8 मानी है। और आचार्य मम्मट ने क्या किया है? इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। किसका है ये? मम्मट का। और ये ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना करते हैं। कौन? मम्मट जी। आचार्य मम्मट लिखते हैं, व्यक्तः सा तैर्भावाद्यो स्थायी भावो रसः स्मृतः। ये किसने कहा है? आचार्य मम्मट ने। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम मान्यता किसने दी है? विश्वनाथ जी ने। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। किसने? पंडित राज जगन्नाथ जी ने। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, नहि रसाद्रते कश्चिदर्था प्रवर्तते, किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ, दंडी, मम्मट, भरत मुनि। तो नहीं रसाद्रते कश्चिदर्था प्रवर्तते, ये कथन किसका है? आपके आचार्य भरत मुनि का। भरत मुनि के कहने का अर्थ क्या है कि रस के बिना नाट्य का कोई भी अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता है। यही अर्थ है जो है इस उक्ति का, यानी रस के बिना नाट्य का कोई भी अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता है। और भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का, किसका? संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी यानी 5वां वेद कहा है। नाटक को किसने? आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि में स्थान दिया है। इन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है,
व्यक्तः सा तैर्भावाद्यो स्थायी भावो रसः स्मृतः। आचार्य विश्वनाथ जी ने रस की परिभाषा किस प्रकार दी है? विभावेन अनुभावेन व्यक्तः संचारिणी तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भावः सचेतशाम। उसके बाद में आचार्य दंडी जी क्या बता रहे हैं? आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। इन्होंने रस की सत्ता को ग्राम्यत्व दोष के परिहार में ही माना है। दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय बनाना है, यानी सभी अलंकारों का एकमात्र उद्देश्य है कि काव्य को रसमय बनाया जाए। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भगीरथ मिश्र, रिचर्ड्स, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक किसकी है? ये डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी की। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र ये जो है आपके भारतीय विद्वान हैं। उसके बाद में साइंस एंड पोएट्री ग्रंथ किसका है? रिचर्ड्स का। रस सिद्धांत ग्रंथ किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। सिद्धांत और अध्ययन ये ग्रंथ किसका है? बाबू गुलाब राय जी का। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उसे आप लोगों को बताना है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आधारित होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। फिर है लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, यह भी बात जो है बिल्कुल गलत है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, ये तीसरी बात भी गलत है। यानी अर्थबोध कराने के संदर्भ में जो बात सत्य है वो आपका उत्तर होगा विकल्प डी। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा के ऊपर आश्रित होती हैं, यानी कि आधारित होती हैं। यानी लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आधारित होती हैं। हमारे हिंदी में जो है 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ विद्यार्थियों मानी गई हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधावृत्ति कहते हैं, यानी जिससे साक्षात सांकेतिक अर्थ मिलता है वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। यहाँ आ भी गई है वो बात। शब्द की 3 शक्तियाँ हैं। कितनी हैं? 3 है। कौन कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा से शब्द के मूल या प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ को ही वाच्यार्थ भी कहते हैं का बोध होता है। यानी जैसा कहा जाता है वैसा ही उसका अर्थ तुरंत जहाँ प्राप्त हो जाता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित होता है। और व्यंजना से क्या है, किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है, अर्थात जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन उसका अर्थ दृष्टिकूट होता है, जो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। फिर जो है क्या है, आपका उदाहरण दिया गया है, पहले हम इसको देखेंगे फिर आगे विकल्प को देखेंगे क्या इसमें पूछा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये आपका बड़ा है। जब द्रास बटाली टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था, लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है, यानी इन काव्य पंक्तियों में जो है काव्य के गुण को आपसे पूछा जा रहा है। तो पंक्तियों को पढ़ने और सुनने से ही विद्यार्थियों आप सभी को लग गया होगा इसमें कौन सा काव्य गुण है। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में विद्यार्थियों कौन सा है, ओज काव्य गुण है। कौन सा है, ओज काव्य गुण। ओज काव्य गुण क्या है, चित्त में उत्साह बढ़ाने वाला होता है। क्या करता है, चित्त में उत्साह बढ़ा देता है, दीप तिला देता है। इस काव्य गुण का प्रयोग वीर, रौद्र, बीभत्स रसों में उपयुक्त होता है, जबकि माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस में किया जाता है माधुर्य गुण का। और प्रसाद गुण प्राय विद्यार्थियों ये सभी रसों में पाया जाता है प्रसाद गुण। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है,
चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? उत्पत्तिवाद, भोक्तिवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यंजनावाद। तो चित्र तुरंग न्याय का संबंध किससे है विद्यार्थियों? आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी अनुमितिवाद, तो राइट जवाब माना जाएगा। चित्र तुरंग से ये जो है किस पे काम करता है? अनुमितिवाद के ऊपर। उसके बाद में विद्यार्थियों अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है हमारे वहाँ? तो उनका नाम है आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक के अनुसार क्या कहते हैं? सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थित मानकर रस का अनुमान करता है। फिर उसके बाद में क्या है? भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार हैं और उनके दर्शन हैं, उसे हम लोग जानेंगे। यहां से भी विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन तो टल ही नहीं सकता है, पूछा ही जाना है, इतना ये महत्वपूर्ण है। भट्ट लोल्लट के व्याख्या कौन सी है? उत्पत्तिवाद या इसी को आरोपवाद कहते हैं। और भट्ट लोल्लट का दर्शन कौन सा है? वो है मीमांसा दर्शन। फिर शंकुक जी हैं, इन्होंने अनुमितिवाद की व्याख्या की है, इनका दर्शन कौन सा है? न्याय दर्शन। भट्टनायक जी ये भुक्तिवाद या भोगवाद की व्याख्या करते हैं और इनका दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। फिर अभिनव गुप्त जी हैं, इनकी व्याख्या का नाम है अभिव्यक्तिवाद और इनका दर्शन कौन सा है? शैव दर्शन। फिर उसके बाद में आचार्य भट्ट लोल्लट को भारत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना गया है। किसको? आचार्य भट्ट लोल्लट को। भरत जी ने जो रस सूत्र दिया है उसका प्रथम व्याख्याता कौन है? भट्ट लोल्लट जी हैं। ये प्रश्न भी जो है परीक्षा में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं। अर्थात विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भर्तृहरि, रुद्रट, भरत मुनि और दंडी। तो इस सूत्र के प्रतिपादक आचार्य कौन है? विकल्प सी भरत मुनि। और ये सूत्र जो है अपने ग्रंथ उन्होंने नाट्य शास्त्र में दिया है। आचार्य भरत मुनि जो है विद्यार्थियों ये है रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है। कितनी? 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव हैं, 8 स्थायी भाव हैं और शेष 8 सात्विक भाव हैं। इन्हीं को मिलाकर इनकी संख्या जो है 49 मानी गई है भावों की। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है, दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। फिर हम लोग आगे देखते हैं रुद्रट जी ने। कौन? रुद्रट जी, ये भी संस्कृत के बड़े आचार्य हैं। अलंकारवादी होते हुए भी रसों को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन किया है। इन्होंने रस के अनुकूल रीतियों और वृत्तियों के प्रयोग पर बल दिया है। रुद्रट ने शांत और प्रयाण नामक 2 रसों को जोड़कर रसों की संख्या जो है 10 कर दी है। किसने? रुद्रट जी ने। शांत और प्रयाण नामक 2 रस और 8 रसों में बढ़ा देते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। बहुत ही शानदार सवाल है ये आपका। वामन, मम्मट, भामह, दंडी। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? विकल्प ए आचार्य वामन जी। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक आचार्यों को। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक है भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है भामह, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन, वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आपके क्षेमेंद्र जी। फिर हम लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। आप सभी का अगला क्वेश्चन है लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक क्या है? क्षुद्रता, अल्पज्ञता, आत्मिक भव्यता, कटुता। तो लॉन्जाइनस ये पाश्चात्य विचारक हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं। यानी महान काव्य का उत्पत्ति कारक क्या है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी आत्मिक भव्यता। आगे बढ़ते हैं।
उदात्तता के स्रोत कौन कौन से हैं जो कि लॉन्जाइनस ने माना है, उसे हम लोग देखते हैं क्या है उदात्तता के स्रोत या तत्व। महान विचारों को धारण करने की शक्ति, भावों की प्रबलता, अलंकारों का समुचित प्रयोग, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति, गरिमामय पद्य रचना विधान, ये उदात्तता के तत्व या स्रोत माने हैं लॉन्जाइनस जी ने। फिर उसके बाद में उदात्तता के विरोधी तत्व लॉन्जाइनस ने कौन कौन से माने हैं उसे भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि शब्दाडंबर, बालिशता, भावाडंबर, यानी 3 जो है उदात्तता के विरोधी तत्व लॉन्जाइनस ने बताए हैं। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कैथार्सिस। विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है भौतिक शास्त्र से, रसायन शास्त्र से, समाज शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से। तो कैथार्सिस ये जो शब्द है विद्यार्थियों, यह चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। किससे? चिकित्सा शास्त्र से। विरेचन जो है यूनानी शब्द कैथार्सिस जो है उसका हिंदी अनुवाद है। विरेचन और कैथार्सिस चिकित्सा शास्त्र के पारिभाषित ये शब्द हैं। कैथार्सिस शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में आता है। किसके? दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में। काव्य शास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द का अर्थ क्या है उसे हम लोग जानेंगे। क्या है? एक है मानसिक या भावात्मक, दूसरा है कलात्मक। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है, उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। किसको? करुणा और भय को परस्पर जुड़ा मानते हैं अरस्तु जी। अरस्तु ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला है अनुकरण सिद्धांत, दूसरा है त्रासदी का सिद्धांत और तीसरा है विरेचन सिद्धांत। आप सभी लोगों का विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? 28, 23, 19, 29। तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने? 28 अंग निर्धारित किए हैं। आचार्य क्षेमेंद्र जो आपके हैं ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। किसके? औचित्य संप्रदाय की। औचित्य शब्द का अर्थ क्या है? उचित का भाव ही औचित्य है। फिर आगे बढ़ेंगे। आचार्य क्षेमेंद्र जी क्या लिखते हैं? उचितम पाहुराचार्याः सदृशम किलम यस्य यत उचितस्य चयो भावस्तदौचित्य प्रचक्षते। क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया है। किसको? औचित्य को। क्षेमेंद्र जी ने लिखा है, क्या लिखा है? औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यानी काव्य की आत्मा क्या है? औचित्य है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं? 27 भेद किए हैं। कौन कौन से? पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, देश, काल, कुल, वृत्त, तत्व, सत्व, अभिप्राय, विभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, विचार, नाम, आशीर्वचन, प्रत्यय आदि। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर जो है 28 माना है, जबकि क्षेमेंद्र ने 27 औचित्य के भेद बताए हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, क्या है? अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यह इनमें से किस आचार्य का दिया गया काव्य लक्षण है? यानी दोष रहित हो, गुण सहित हो, अलंकार युक्त हो, जो शब्द होगा वही काव्य माना जाएगा। वामन, भामह, हेमचंद्र, कुंतक। तो अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यह काव्य का लक्षण जो है आचार्य हेमेंद्र जी ने दिया है। अब हम लोग जो है कुछ प्रमुख आचार्यों के लक्षणों को देखेंगे। जैसे कि भामा जी क्या कहते हैं? शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द अर्थ सहित जो काव्य होगा वही उचित माना जाएगा। वामन जी क्या कहते हैं? काव्ये शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते।
कुंतक जी क्या कहते हैं, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम तद्वितीय हलादकारिणी। ये लक्षण बताया है कुंतक जी ने। और आचार्य जगन्नाथ क्या कहते हैं, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य होगा। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य होगा। तो ये प्रमुख आचार्यों के काव्य के लक्षण है और यहां से भी एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, अभिनव गुप्त। तो साहित्य दर्पण ये जो पुस्तक है किसकी है विद्यार्थियों? विकल्प बी, आचार्य विश्वनाथ जी की। इसके बाद में हम आचार्यों के प्रमुख ग्रंथों को देखेंगे, जैसे कि काव्यालंकार रचना किसकी है? रुद्रट की। नाट्यशास्त्र है भरत मुनि की। काव्यादर्श है दंडी जी की। काव्यालंकार सूत्र किसकी है? वामन की है। काव्यालंकार सार संग्रह किसने लिखा है? उद्भट्ट जी ने। उसके उपरांत हम लोग आगे की रचनाओं को देखते हैं, जैसे कि ध्वन्यालोक रचना किसकी है? तो ये है आनंदवर्धन की। सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश किसने लिखा है? भोजराज जी ने। अलंकार सर्वस्व किसने लिखा है? रुय्यक जी ने। काव्यानुशासन किसकी है? हेमचंद्र की है। चंद्रालोक किसकी है? जयदेव की है। फिर जो है आगे की रचनाओं को हम लोग देखते हैं, जैसे कि साहित्य दर्पण किसने लिखा है? तो आचार्य विश्वनाथ की रचना है। रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की है। वृत्तिवार्तिक, चित्र मीमांसा और कुवलयानंद, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? अपय दीक्षित जी की। फिर विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में आप सभी का क्वेश्चन है, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? 2, 3, 5, 4। तो सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? उत्तर होगा आपका विकल्प डी, 4 स्तरों का उल्लेख किया है। क्रोचे ने कला के निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। किसको माना है? कला के निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। यदि प्रतिभा ही नहीं है तो कला का निर्माण कहाँ से होगा? और अभिव्यंजना की विशेषताएं बताई हैं। अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद्य संबंध है, अर्थात अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। ये सभी अभिव्यंजना की विशेषताएं कौन बताता है? आपका क्रोचे। फिर हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। ये कथन किसका है? अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस, आई ए रिचर्ड्स। तो काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, ये कथन दिया है आपकी अरस्तु जी ने। आगे बढ़ेंगे। अरस्तु को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। पहली बार कला और किसमें? कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय भी अरस्तु को जाता है। यानी कला और ललित कला में पहली बार अंतर किसने किया है? अरस्तु ने। उन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया है। क्या कहा है ललित कला को? स्वायत्त कला। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई गई है, जिनमें से 3 प्रमुख माने जाते हैं। पेरीपोएतिकेस, दूसरा है तेखनेस रिटोरिकेस और तीसरा है वसीयत नामा। पेरीपोएतिकेस, तेखनेस रिटोरिकेस और वसीयत नामा, ये 3 ग्रंथ 400 ग्रंथों में सर्वप्रमुख माने जाते हैं। किसके? अरस्तु जी के। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वसीयत नामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? वसीयत नामा ये जो रचना है अरस्तु जी की, इसको दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र कहा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र प्रकरण से संबंधित था।
हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम और भी अधिक महत्वपूर्ण कक्षाएं आपकी मांग के अनुरूप दे सके। और मिलेंगे हम आप सभी लोगों को फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।